अब संविधान में नागरिकता का प्रावधान, तो संविधान में जब नागरिकता की बात आएगी, नागरिकता किसको दिया जाए, तो मान लीजिए भारतीय भूभाग पर रहने वाले लोगों को नागरिकता दिया जाए। अब संविधान जब 1950 में ये बना तो स्वाभाविक रूप में नागरिकता दी किसकी जाए, जो भाई भारतीय भूभाग पे रहेगा उसे भी तो नागरिकता दी जाएगी। अब भारतीय भूभाग पर रहने वाले लोग नागरिकता को दी जाएगी, तो इसमें दो किस्म के लोग हैं। एक इसलिए भारत के लोग हैं क्योंकि उनका रक्त संबंध है, उनके पिता भारतीय हैं। ये नागरिकता किसको दिया जाए, एक नागरिकता होती है ब्लड रिलेशन के आधार पे, भाई हमारे पिता भारतीय हैं, माता भारतीय हैं, इस वजह से हमें भारतीय मान लिया जाए, हमें इंडियन सिटीजनशिप दे दिया जाए। क्योंकि नागरिकता का संबंध एक तो ब्लड से होता है कि निष्ठा से भी होता है। निष्ठा का मतलब है आपकी इस राज्य के प्रति निष्ठा है। इसलिए कहा भी जाता है कि हमारे संविधान में दोहरी नागरिकता का विचार नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति की निष्ठा दो लोगों के प्रति एक साथ नहीं हो सकती। अगर आप याद रखिए, कोई व्यक्ति है जो दो दो लोगों के साथ निष्ठा बनाने का प्रयास कर रहा है, समझिए किसी का नहीं होगा, फिर वो निष्ठा तो एक ही व्यक्ति साथ होगी ना। इसे हमारा संविधान ही मानता है। यदि आजकल दोहरी नागरिकता का विचार आ गया है, नेहरू से पूछा गया, उस समय नेहरू ने मना कर दिया था। आज अभी हम इस बात पर विचार करेंगे कि ओसीआई क्या है, दोहरी नागरिकता क्या है, नागरिकता का विचार अभी आगे बढ़ गया है। लेकिन नेहरू से पूछा गया था क्या दोहरी नागरिकता की बात करेंगे, उनका नहीं, दोहरी निष्ठा नहीं हो सकती। यानी एक व्यक्ति पाकिस्तान के प्रति भी निष्ठा रखे, भारत के प्रति भी निष्ठा रखे, वो संभव नहीं है। तो सबसे जो सिंपल तरीका है नागरिकता देने का, उसको हम ब्लड रिलेशन मानते हैं। लेकिन ब्लड रिलेशन सबसे पुराना तरीका है, सबसे आदिमकालीन भी है। एक और नागरिकता देने का मतलब है जो भूभाग पर अधिवास कर रहा है, डोमिसाइल कर रहा है। नागरिकता देने का और अच्छा तरीका क्या है, जो भी भूभाग पर डोमिसाइल कर रहा है, जिस भी व्यक्ति का भूभाग पर अधिवास है। अधिवास का मतलब है जहां हम स्थायी रूप में रहना चाहते हैं। निवास का मतलब है अस्थायी रूप में रह रहे हैं। अधिवास का मतलब जहां रह रहे हैं। तो अभी दिल्ली में आपका डोमिसाइल है या दिल्ली में आपका रेजिडेंस है? रेजिडेंस है, आपका रेजिडेंस है, डोमिसाइल नहीं है। डोमिसाइल तब होगा जब यहाँ स्थायी रूप में आप रहने की इच्छा रखेंगे, और सामान्यतः व्यक्ति का स्थायी पता एक ही होता है। इसे इसलिए जब जब एग्जाम में जब किसी फॉर्म में कि स्थायी एड्रेस दीजिए, तो स्थायी एड्रेस से क्या मांगना चाहता है? डोमिसाइल। यदि आजकल ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में कई बार स्थायी एड्रेस दो दो भी हो जाते हैं, एक ओरिजिन डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन, एक डोमिसाइल ऑफ सेटलमेंट। लेकिन सामान्यतः माना जाता है कि आदमी का स्थायी पता एक ही होगा। तो अब बताइए, भारतीय संविधान निर्माताओं ने इस आधार पर अधिवास ज्यादा तो नागरिकता दी है। पीटी में पूछा गया सवाल ये है, आप पीटी में देख लीजिएगा सवाल, ये सेंटेंस दिया गया है करेक्ट या इनकरेक्ट करने की। भारत में नागरिकता का मूल आधार अधिवास से, करेक्ट स्टेटमेंट। भारतीय संविधान में सबसे बड़ा आधार किसको माना गया? अधिवास को। क्यों? अगर हम अधिवास को आधार न मानते, पुर्तगालियों क्या होता, फ्रांसीसियों क्या होता? तब हम पुर्तगालियों के लिए, फ्रांसीसियों के लिए कोई नागरिकता न दे पाते, क्योंकि फिर हम रक्त संबंध की बात करते। इसी आधार पे आप देखेंगे श्रीलंका ने भारतीय तमिलों को नागरिकता नहीं दी, वहां बड़ा बवाल मचा श्रीलंका ने, जबकि भारतीय तमिल तो बाकायदा वहां अधिवास कर रहे थे। वहां अधिवास के बावजूद भी इन लोगों ने नागरिकता नहीं दी। हमारा संविधान इस मामले में बड़ा लिबरल रहा है। हमने दोहरी नागरिकता के विचार नहीं किया, पहला, और हमने कहा कि अधिवास के आधार पर नागरिकता दी जाएगी, दूसरा, और नागरिकता का ज्यादातर मामला कौन देखेगा? संसद, तीसरा। क्योंकि हम आप नागरिक हैं लेकिन संविधान के अनुसार नहीं है। हम आप नागरिक हैं संसदीय अधिनियम 1955 के अनुसार। जो हमारी आपकी नागरिकता है वो संसदीय अधिनियम 1955 के हिसाब से है, क्योंकि हमारा संविधान किन लोगों की नागरिकता की बात करता है? आगे लिख लीजिए, भारतीय संविधान में नागरिकता का अत्यधिक संक्षिप्त प्रावधान दिया गया है। क्योंकि संविधान केवल उन व्यक्तियों की नागरिकता का उल्लेख करता है संविधान केवल उन व्यक्तियों की नागरिकता का उल्लेख करता है जो 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक माने जाएंगे। और दूर दूर लिखो मेरे बच्चे,
कितनी बार कहा है, देखो कैसे लिख रहे हो। कब्जा करना छोड़ो। जिन्हें 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक माना जाएगा। इसका मतलब है कोई 27 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक नहीं होगा। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 तक भारत के नागरिक की बात कर दी गई, कौन कौन नागरिक होगा। दूसरी बात, अगला पॉइंट, नागरिकता। नागरिकता प्रदान करने में रक्त संबंधों के बजाय अधिवास को प्राथमिक महत्व प्रदान किया गया है। नागरिकता प्रदान करने में रक्त संबंधों के बजाय अधिवास को प्राथमिक महत्व दिया गया है। अधिवास को प्राथमिक महत्व दिया गया है। अब कैसे दिया गया, इसका एग्जाम्पल आपको बता दें। तो अब संविधान में लिखा क्या गया है, अधिवास को क्यों महत्व दिया गया है। अब जो अनुच्छेद 5 से बात शुरू होती है उसमें क्यों अधिवास को महत्व दिया गया है। पहला, 26 जनवरी 1950 को किसको नागरिक मिलेगा। पहला, जो भारत में अधिवास कर रहा हो, भारत में पैदा हुआ हो, उसके माता पिता की नागरिकता का मतलब नहीं है। यानी पहला कंडीशन क्या रखा गया, पहला कंडीशन, इसको साथ साथ आप लिख सकते हैं, जिसका भारत में अधिवास हो। फिर डोमिसाइल की बात आ गई, जिसका भारत में अधिवास हो लेकिन वह भारत में पैदा भी हुआ हो। भारत में पैदा हुआ हो। जिसका भारत में अधिवास हो, भारत में पैदा हुआ हो। इसका मतलब याद रखिए, यहां माता पिता की नागरिकता का कोई मैटर नहीं है। अगर कोई भारत में रह रहा है, भारत में पैदा हुआ है, तो उसे 26 जनवरी 1950 को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, क्योंकि पैदा हुआ है पर्याप्त नहीं है, वो भारत में रहना चाहता है। भारत में पैदा हुआ है लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, भारत में रहना चाहता है। लेकिन आप याद रखिए, हमारे यहाँ बड़े सारे ऐसे लोग थे जो म्यांमार से आ गए थे। बड़े ऐसे भाई, फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वार में पता नहीं कितने सैनिक गए थे इंग्लैंड में सेवा करने के लिए। तमाम अधिकारी थे जो विदेशों में गए थे, व्यापारी थे। कामागाटारू घटना आपने देखा, कैसे सरदार लोग पहले जहाज लेके चले गए थे। तो तमाम लोग आवागमन करते थे। इसलिए संभव है कि जो भारत में पैदा ना हुआ हो, अगर भारत में पैदा ना हुआ हो तो कहाँ पैदा होगा, म्यांमार में, थाईलैंड में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, कहीं ना कहीं पैदा हुआ होगा। ऐसा तो नहीं है। और कई बार बड़े दुर्भाग्य कंडीशन होती है, व्यक्ति आसमान में पैदा हो जाता है। अब जब आसमान में पैदा होता है तो अलग अलग तरीके से उसकी नागरिकता निर्धारित की जाती है, उसके बड़ा लफड़ा होता है। और कई बार आदमी पानी के जहाज में पैदा हो गया, अब इंटरनेशनल वाटर है, तो कैसे नागरिकता तय की जाए, तो उनके भी प्रावधान है। तो उनके प्रावधान के लिए किया ये जाता है कि किस देश का जहाज है, पहला किस देश का जहाज है उसका नियम क्या है, और किस देश के जल क्षेत्र में जहाज जा रहा है उसका नियम क्या है, दोनों को देख कर नागरिकता दी जाती है। तो दुनिया में कमाल कमाल के लोग हैं। अब मान लीजिए कि अगर किसी से पूछा जाए कि आप पैदा कहाँ हुए थे, जो समुद्र में पैदा हुआ कहाँ बताएगा। और यकीन मानिए, जो समुद्र में पैदा हुआ तो सीधे भगवान का पुत्र है, वो तो माता लक्ष्मी का पुत्र हो गया। लेकिन दूसरी बात है, जो भारत में अधिवास कर रहा हो, हर कंडीशन में अधिवास आएगा, लेकिन भारत में पैदा न हुआ हो। दूसरा कंडीशन क्या है, अधिवास हर जगह आ रहा है, जो भारत में अधिवास कर रहा हो लेकिन भारत में पैदा ना हुआ हो।
परंतु उसके साथ एक शर्त है, उसके माता पिता में कोई एक भारत में पैदा हुए हों। परंतु उसके माता पिता में कोई एक भारत में पैदा हुआ हो। तो स्वाभाविक रूप में जो भारत में अधिवास तो कर रहा है, रह तो रहा है, लेकिन पैदा कहाँ हुआ था? सिंगापुर में। भाई आज़ाद हिंद फौज के साथ बड़े सारे लोग चले गए थे जापान, आज़ाद हिंद फौज के साथ बड़े लोग जापान चले गए। तो नेताजी के तमाम अनुयायी थे जो जापान चले गए तो वहीं रह गए और वहीं बेटा पैदा हो गया। लेकिन बाद में जब सुना आज़ाद देश हो गया है तो अपना बोरिया बिस्तर लेके निकल पड़े। अब वो तो भारत में ही पैदा हुए थे, लेकिन उसका बच्चा कहाँ पैदा हुआ था? टोक्यो में। उसका बच्चा कहाँ पैदा हुआ था? रंगून में। भाई हेलेन जो सलमान खान की माँ थी वो तो बर्मा से ही आई थी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 पहले बर्मा भी हमारा पार्ट ही था। तो हमारे यहाँ एक एक से, और इतना ही मामला नहीं था, हमारे यहाँ कई बार अंग्रेज लोग किसी को लेकर चले गए थे फिजी, किसी को लेकर चले गए ट्रिनिडाद टोबैगो। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो उनका बच्चा वहाँ पैदा हो गया था, तो उनको याद आई भारत की। और जो लोग पैसा जुटा सकते थे आने का, बहुत सारे लोग तो आने की क्षमता नहीं रख पाए, को पैसा नहीं था। अंग्रेज बहुत गिरमिटिया मजदूर के रूप में लेके चले गए थे। तो भारतीय संविधान ने सोचा भाई कोई ट्रिनिडाद टोबैगो से आ जाए, कोई मॉरिशस से आ जाए, क्योंकि यहाँ पे लोग गए कहाँ थे? से बिहार से गए थे। और बिहार के गिरमिटिया मजदूरों को बैठा लिया गया एग्रीमेंट करके, और ये कहा गया कि चलो मॉरिशस चलते हैं। तो इतने भोले भाले मजदूर थे, उनको लगा मॉरिशस का मतलब कहीं दरभंगा के पास होगा। जब उनको पोर्ट पे लाया गया, उनका अरे कहाँ ले जा रहे हो? ये तो पोर्ट कोलकाता है। अरे उनका मॉरिशस एग्रीमेंट किया है कि नहीं? उनका अरे मॉरिशस है कहाँ? उनका समुद्र में है। कहा चलो कोलकाता के आसपास कहीं होगा। और जब पानी का जहाज चलता गया महीने भर, अब ऐसा रोना गाना पीटना शुरू किया उन्होंने, मतलब उस जहाज को नियंत्रित करना कठिन हो गया। मतलब समझिए वो पीड़ा का एहसास शायद कोई कर नहीं सकता, क्योंकि परिवार छोड़ दिया, घर छोड़ दिया नौकरी के लिए। अब उस पीड़ा का एहसास इतनी, मतलब उस किताबों में जिसका रूह काम जाती है। अंग्रेज सरकार ऊपर से कूदते थे। उनका एग्रीमेंट पे क्या साइन किया था? मॉरिशस पढ़ा नहीं था। अब गरीब आदमी क्या मॉरिशस पढ़े? मॉरिशस का मतलब उसके लिए क्या था? अब इसलिए वो रोते गाते जब वहाँ पहुँचा, आज वही भारतीय समुदाय है जो वहाँ का प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है। तो दोस्तों पहली पीढ़ी को कई बार बहुत बड़ा बलिदान देना पड़ता है अगली पीढ़ी के लिए, तो नींव बन जाती है। तो अब ऐसे मान लीजिए कि किसी को पता चल गया मॉरिशस वाले अपने भाई को कि अब हमारे देश आज़ाद हो गया, तो अपना बोरिया बिस्तर लेके कभी चलो अपने देश चलते हैं। तो आदमी तो बाहर पैदा हुआ था ना, तो मैं क्या कह देता, क्योंकि वो अधिवास 26 जनवरी 1950 को भारत में कर रहा था। पैदा हुआ हो न पैदा हुआ हो ये मैटर नहीं करता, इनको भी दे दिया। तीसरे फंसे पुर्तगाली न तो खुद पैदा हुए थे न उनके माता पिता पैदा हुए थे। भाई पुर्तगाली थे, पुट्टुचेरी वाले थे, ये तो भाई विदेशों से आए। तो जब विदेशों से खुद ही आए तो माता पिता कहाँ से लाते? पहली बात तो न तो खुद पैदा हुए थे न माता पिता पैदा हुए थे। तो अब ये वो भारतीय सरकार ने इनका क्या किया जाए? भारत ने कहा सबका साथ, इनको भी नागरिकता दो। मतलब हमने दिल खोल के नागरिकता दी। यकीन मानिए, मतलब इसी बात से आप कल्पना कर सकते हैं, अमेरिका के संविधान में लिखा गया है कि राष्ट्रपति वही होगा जो बाई बर्थ अमेरिकन सिटीजन होगा। सोचिए अमेरिका का संविधान इतना पुराना है, इतना उदारवादी है, फिर भी बात लिखी गई है। हमारे यहाँ ही कहा गया है सोनिया गांधी भी राष्ट्रपति हो सकती है, और सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने में कई समस्याएं आई थी। तो ऐसा मौका था जो लगभग वो प्रधानमंत्री बन ही जाती, लेकिन 2004 में बहुत सारे पॉलिटिकल फैक्टर थे और वो बनना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि उनको लगता था कि राहुल गांधी बने। जरा सोच के देखिए, हमारे संविधान में था अमेरिकन से भी उदारवादी हैं। अमेरिका ने यह सोचा था कि किसी विदेशी व्यक्ति को राष्ट्रपति नहीं बना दिया जाए। किसके पीछे कल्पना है कि विदेशी व्यक्ति आपके देश को नहीं जानता, कल्चर को, भाषा को। तो कई बार विदेश इसलिए कहा भी जाता है कि अमेरिकन ने कह दिया नहीं, बर्थ उसका
जैसे ओबामा के बारे में कहा जाता था, उनका बर्थ था अमेरिका में, बहुत समय तक वो 20 साल तक बाहर रहे थे, फिर भी वो राष्ट्रपति पद के लिए एलिजिबल थे क्योंकि उनका बर्थ अमेरिका में था। बर्थ होने से देखिए जहाँ बचपन बीतता है उन सब चीज़ों को आप याद रखते हैं। अब बाहर जाने में चीज़ें अलग अलग होती हैं, इसलिए आप याद रखिए जो जवान बच्चे अमेरिका में जाते हैं वो मिक्सअप नहीं हो पाते उनके साथ, उनका कल्चर अलग है। हम तो नमस्कार करते हैं किसी को देख के, वो इधर उधर करते हैं तो थोड़ा सा हमें ठीक नहीं लगता वो। हमारे यहाँ तो बच्चे इतने बड़े बड़े बच्चे इतनी शालीनता से व्यवहार करते हैं, वहाँ तो स्कूल के बच्चे टीचर को सटके बंदूक निकाले ठाए ठाए करके निकल गए वो। तो कल्चर तो वहाँ का अलग किस्म का है। तीसरा, इसका मतलब अब हमने कहा भाई पुर्तगाली पुट्टिचेरी जितने भी लोग आए हुए हैं सबको हम नागरिकता देंगे। अगर एक बार भारत की जमीन पर आ गया तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, अगर वो चाहता है तो। इसका मतलब तीसरी श्रेणी में कौन था? फिर अधिवास आया भारत में। जो भारत में अधिवास कर रहा हो, जो भारत में अधिवास कर रहा हो और भारत में पैदा ना हुआ हो, जो भारत में अधिवास कर रहा हो, भारत में पैदा न हुआ हो, न तो वह व्यक्ति पैदा हुआ हो और न ही उसके माता पिता में कोई एक पैदा हुआ हो। न तो वो व्यक्ति भारत में पैदा हुआ हो, न तो उसके माता पिता में कोई एक भारत में पैदा हुआ हो, इसको भी नागरिकता दे देंगे। तो तीनों में कॉमन फैक्टर आपने क्या देखा? डोमिसाइल। और यही स्टेटमेंट था। तो आप सोचिए यूपीएससी का प्रश्न ये नहीं पूछ रहा आर्टिकल बताइए, कितनी बेसिक बात हम देख के समझते हैं। वो इतने स्टेटमेंट नहीं पूछ रहा है, वो सीधा एक स्टेटमेंट पूछ रहा है, भारत के संविधान में नागरिकता का मूल आधार अधिवास है। करेक्ट स्टेटमेंट है इनकरेक्ट? करेक्ट है। तो समझ आधारित प्रश्न है या रटने वाला प्रश्न है? समझ आधारित है। तो अच्छे से पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। इससे सच मानिए पीटी और मेंस की पढ़ाई में तो फर्क होता ही नहीं। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है मेंस तो जितनी जरूरी काम है सब इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और केवल इन्फॉर्मेशन आप इकट्ठा करने के पीछे लगे हुए हैं तो इतने इन्फॉर्मेशन आपके इकट्ठा हो जाएंगे जो काम के है ही नहीं है, और इन्फॉर्मेशन में फिर आप कंफ्यूजन होगा, डूबने लगेंगे। एक और समस्या थी, एक और समस्या थी, पाकिस्तान जाने वालों की समस्या तो लगती, मतलब भारत में क्या कमाल कमाल के लोग थे। जब भारत का विभाजन हुआ और कुछ कुछ शुरू से फुक्कड़ थे, तो आप याद रखिए जिन विस्थापित होने में समस्या उनको थी जिनके पास गाय थी, भैंस थी, जमीन थी, जायदाद थी, घर था। कई ऐसे फुक्कड़ थे जब ये हुआ कि भारत का विभाजन हो गया, अब उनको ऑप्शन था कि यहाँ भी रहना है वहाँ रहना है, तो गए घूम टहल के वहाँ लाहौर चले गए, उधर से बैंक से लोन लेके भागा इधर। भारत में जुगाड़ी व्यक्ति शुरू से रहे हैं। अब पता चला कि पाकिस्तान की पुलिस उनको ढूंढते हुए इधर आ रही है कि भाई ये आदमी लोन लेके भागा है, बताओ इसको कहाँ गया ये। अब पता नहीं कहाँ चला गया, कैसे बताएं इसको कहाँ गया। तो ऐसे भी कई लोग थे जो उधर माहौल लेने गए, उधर देखा हालचाल ठीक नहीं था, और हाल चल रहा ठीक हो, दो चार गाय भैंस जो भी मिला उधर से खींच के चले और लाके इधर बस गए। लेकिन पाकिस्तान पर आने से पहले का और भी याद दिला दें कि ऐसे भी नागरिक में एक मामला और था, क्योंकि आप जानते हैं आईसीएस सर्विसेज में तो भाई विदेशी सेवा में तो पहले से भारतीय शामिल हो रहे थे। एक ही एक्सेप्शन संविधान में अधिवास का आ रहा है, एक ही व्यक्ति ऐसा है जिसको नागरिकता दे दी गई बजाय उसके अधिवास के, वो व्यक्ति जो विदेशों में पैदा हुआ हो। इसका मतलब है कि अभी तक आप देखे रहे और जो मतलब विदेशों में भारत में अधिवास न कर रहा हो, अभी तक हमने इन तीनों श्रेणियों में एक कॉमन फैक्टर क्या देखा? अधिवास, अधिवास, अधिवास। चौथा एक एक्सेप्शन है जो भारत में अधिवास नहीं कर रहा था। कौन भारत में अधिवास नहीं करेगा? मान लीजिए उस समय कोई आईसीएस ऑफिसर हो गया, भाई पहले से लोग आईसीएस ऑफिसर लोग पहले से बनते थे। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति अमेरिका में राजदूत था भारत का, ब्रिटेन में राजदूत था, यूएन में राजदूत था, क्योंकि हमारी तो संयुक्त राष्ट्र संघ मेंबरशिप 1945 से हो गई है। जब हम आज़ाद नहीं थे तभी से हमने संयुक्त राष्ट्र संघ मेंबरशिप ले ली थी, यानी अंतर्राष्ट्रीय मामला शुरू से ही बनता था।
आज़ाद हम बाद में हुए। तो जो मान लो हमारा राजदूत वहाँ तैनात था, अब उसके बच्चे हुए, वो भारत में तो अधिवास नहीं कर रहे थे, वो अधिवास तो यूके में कर रहे थे, लंदन में कर रहे थे, अमेरिका में कर रहे थे। उनको नागरिकता कैसे दी जाए? कहा गया उनको भी नागरिकता दी जाएगी, अगर वो अधिवास बाहर कर रहे हैं तब भी, क्योंकि उनके माता पिता में से कोई एक भारत में पैदा हुआ था। एक अपवाद है अधिवास का। अगला, और ये खास तौर डिप्लोमेट के लिए किया गया था, ये डिप्लोमेट के बच्चों के लिए किया गया था कि ऐसा व्यक्ति जो विदेशों में अधिवास कर रहा है, ऐसा व्यक्ति जो भारत में अधिवास नहीं कर रहा है बल्कि विदेशों में अधिवास कर रहा है, जो विदेशों में अधिवास कर रहा है परंतु उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है। कोई एक भारतीय नागरिक है, उसके माता पिता में कोई भारतीय नागरिक है, तो विदेशों में रहने वाले राजदूतों को भी हमने ऐसे नागरिकता दे दी। अब दूसरी श्रेणी पाकिस्तान से आने वाले लोगों के लिए। अब दूसरी श्रेणी अनुच्छेद, यही बात सारी अनुच्छेद आर्टिकल 5 से लेके 10 तक कही गई है। उसके बाद 11 में संसद को अधिकार दे दिया गया है कि संसद बाकायदा अपने लिए विधि का निर्माण करेगी, और ये भी क्लियर कट है कि हमारे यहाँ दोहरी नागरिकता का विचार नहीं होगा, क्योंकि दोहरी निष्ठा नहीं हो सकती। तो पहला आधार दे दिया कि इसको नागरिकता 1956 में दिया जाएगा, तो पुर्तगालियों को भी, डिप्लोमेट को भी, जो भारत में पैदा हुए थे उनको भी। लेकिन अब पाकिस्तान से आने वाले लोगों के लिए क्या रखा गया था? क्योंकि यहाँ पे कहा गया उनके माता पिता में कोई एक भारतीय नागरिक होना चाहिए, अन्यथा बाकी लोग तो विदेशों में पता नहीं कितने लोग अधिवास कर रहे हैं, तो वो अधिवास से बात नहीं बनेगी, कोई ना कोई भारतीय तो होना चाहिए। और दोनों से नहीं रखा गया, मान लीजिए कोई व्यक्ति भारतीय है, उसने विवाह विदेशी से कर लिया, तो भी उसके बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब पाकिस्तान से आने वाले लोगों के लिए क्या कहा गया? पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के लिए पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के लिए जो प्रावधान किया गया, उसमें पहला था जो भारत से पाकिस्तान गए और फिर आ गए, और पहला जो पाकिस्तान से आए। पहली कंडीशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। इसका मतलब है वे व्यक्ति जो 1 मार्च 1947, वे व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान गए और पुनः भारत वापस आ गए, वे व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान गए और पुनः भारत वापस आ गए, और पुनः भारत वापस आ गए। डेट की बात क्या है? 19 जुलाई 1948। यानी कब तक वापस आ गए? 19 जुलाई 1948, या उसका एक और भी एक्सेप्शन था, लेकिन जरा दूसरी कंडीशन देख लें कि वे व्यक्ति जो 1 मार्च के बाद भारत से पाकिस्तान गए, तो पाकिस्तान गए मतलब सोचिए, एक बार पाकिस्तान गए, वहाँ मन लगा नहीं, तो गए तो कुछ सामान उधर लेके आते, कुछ लेके चले आए। और अब वैसे अब देखिए, जो पाकिस्तान से भारत आए उसमें तो इतनी बड़ी विडंबना हुई कि अब सवाल है कि इनमें एक शर्त और रखी गई थी। तो आप कहेंगे सर इस हिसाब से तो
सारे पाकिस्तान के लोग इधर आ जाते, ऐसा नहीं था। तो इसमें बात रखी गई थी कि इसके साथ शर्त थी कि उनके माता पिता दादा दादी में से कोई एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अनुसार भारत का नागरिक रहा हो। लेकिन ये प्रमाणित हम कैसे करते, दस्तावेज देते कैसे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में हमारे पूर्वज भारत के नागरिक थे, ये प्रमाण देने में आप याद रखिए भारत के विभाजन की त्रासदी। आप जरा सोच के देखिए, उस समय जो ये पूरा दिल्ली का एरिया है, बहुत बड़ी संख्या में लोग भारत पाकिस्तान से तरफ आए थे। तो मॉडल टाउन, किंग्सवे कैंप, विजयनगर, हडसन लेन, पूरा इनसे भरा हुआ क्षेत्र है ये। और उस समय तो आप देखेंगे जान बचा के लोग उधर से चले आए थे, बड़े सारे लोग तो ऐसे थे। अब सवाल ये है कि जो उसमें महिलाएं को छूट गई, उसमें बूढ़े नहीं, महिलाएं, लड़कियां, अब जो माता पिता के साथ छूट गया वो अपनी नागरिकता कहाँ प्रमाणित कर पाता? उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे। ये ऐसी विडंबनापूर्ण कंडीशन थी, कोई विदेशी व्यक्ति कहीं यात्रा करे और भारत में आकर उसका पासपोर्ट और वीज़ा खो जाए तो उसको लेने के देने पड़ जाएंगे, तो उसकी इतनी आफत आएगी। तो आप समझो उसमें बड़ी विडंबना, कैंप बनाया गया, उसमें बड़ी महिलाओं को किडनैप किया गया, बड़ी हत्या हुई, बलात्कार घटनाएं हुई। तो बड़ी त्रासद घटना थी इतिहास की। इसे कहा भी जाता है ऐसी घटनाएं हमेशा बड़ी ही त्रासद, आम लोगों के लिए तो हमेशा त्रासद होती हैं। तो देश की जब सीमाएं बढ़ती हैं तो पता नहीं दिल बढ़ते कि नहीं बढ़ते, लेकिन सीमा तो बढ़ती ही है। तो और उसके बाद क्या रखा गया कि वे व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आए, जो भारत से गए नहीं हैं, वो केवल पाकिस्तान से भारत आ गए। उसमें भी देखो आडवाणी जी भी अभी उनको भारत रत्न मिला था, तो वो भी लाहौर से ही आए थे, पाकिस्तान से भारत आ गए। और दिल्ली में तो बड़े सारे मुल्तान प्रांत के रहने वाले लोग यहाँ पे आके बसे हुए हैं, तो लोग उनको मुल्तानी भी कहते हैं। तो पाकिस्तान से भारत आ गए, लेकिन इसलिए डेट क्या होनी चाहिए? जुलाई 19 जुलाई 1948, 19 जुलाई 1948 या 47, 19 जुलाई 1948, 19 जुलाई 1948 इसलिए डेट रखी गई। और सवाल यह है, अगर 19 जुलाई 1948 के बाद आते हैं, 19 जुलाई 1948 के बाद आते हैं, तो उनको रजिस्ट्रेशन लाना पड़ेगा कि 19 जुलाई 1948 के बाद आएंगे तो 26 जनवरी 1950 के पहले तक आ जाना चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान नागरिकता का डेट क्या देता है? 26 जनवरी 1950। अगर वो 19 जुलाई के बाद आ रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, पहले आ रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। पहले आ रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। बाद में आ रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन होगा। इतना फर्क रखा गया था कि बाद में आ रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। लेकिन इन दोनों के पीछे शर्त ये थी, कि उनके माता पिता में, दादा दादी में, नाना नानी में कोई एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के अनुसार भारत में पैदा हुआ हो। उसी पाकिस्तान से आने वाले व्यक्ति को भारत में नागरिकता दी जाएगी। लेकिन हमने फिर कहा कि ये बड़ी विडंबनापूर्ण बात थी कि कई लोग तो बड़े उसमें होशियार भी थे, जो बैंक के लोन लेके भाग आए, लेकिन कई बच्चे, महिलाएं, वो कभी भी परिवार से मिल नहीं पाई, वो सब तितर बितर हो गए, क्योंकि जो ट्रेन वहाँ से आ रही थी, ट्रेन कुल मिला के थी ही नहीं, और जो पैदल कार आता था उस पर हमले होते थे। वो हमले का मतलब उसमें कोई सामान छीनने के लिए मारामारी मची हुई थी। हमले का मतलब केवल धर्म ही जाति उसका फर्क नहीं था, बल्कि आर्थिक विसंगतियाँ भी थी, लोगों का स्वभाव भी ऐसा था, बड़ा आक्रामक माहौल बन गया था। तो ऐसी परिस्थितियों का मूल समस्या आम लोगों के लिए ही आती है। यही भारतीय संविधान की नागरिकता का प्रावधान है। संविधान केवल इतनी बात करता है, बाकी संविधान ने किसको अधिकार दे दिया? संसद।